मेरे दिल ने जो मांगा मिल गया, जो कुछ भी चाहा मिला। सपना उस हिल स्टेशन के होटल के कमरे में खुद ब खुद गुनगुना रही थी। क्या बात है सपना, बहुत खुश नजर आ रही हो। अभय उसके पास आकर कंधे पर हाथ रखते हुए बोला। हाँ अभय, मैं आज बहुत खुश हूँ। तुम मुझे मेरे मनपसंद हिल स्टेशन पर जो ले आए हो, मेरे लिए तो यह सब एक सपने जैसा था। पिताजी एक फैक्ट्री में छोटा मोटा काम करते थे। ऊपर से हम 5 भाई बहन। ना खाने का आता पता होता था, ना पहनने के लिए ढंग के कपड़े थे। किसी तरह सरकारी स्कूल में 12th तक पढ़ पाई। हम लोगों को स्कूल में वजीफे के पैसे मिल जाते थे। उन्हीं पैसों से कपड़े वगैरह खरीद लेते थे। एक बार पिताजी कोई सामान लाए थे। जिस कागज़ में सामान था उसी में इस हिल स्टेशन के बारे में लिखा था। तभी से यहाँ आने की बहुत इच्छा थी मेरी, और आज यहाँ पर आ गई। सपना होटल के कमरे की बड़ी सी खिड़की के कांच से बाहर बनते बादलों को देखते हुए बोली। क्यों पिछली बातों को याद करके अपने दिल को छोटा करती हो सपना। जो बीत गया वो भूत था। आज के बारे में सोचो और भविष्य की प्लानिंग बनाओ। वर्तमान में जियो। अभय सपना की गालों को थपथपाते हुए बोला। बिल्कुल ठीक है अभय, हमारी शादी को 10 महीने हो गए हैं, और इन 10 महीनों में तुमने अपने बिजनेस के बारे में इतना सिखा दिया है कि मैं तुम्हारे मैनेजर से सारी रिपोर्ट्स भी लेती हूँ और उन्हें जानकारी भी देती हूँ। हिसाब किताब भी देख लेती हूँ। सपना बोली। हाँ सपना, यह सब तो तुम्हें संभालना ही था। 6 साल पहले माँ की मौत के बाद पिताजी इतने टूट गए कि उन्हें पैरालिसिस हो गया। कंपनी से जुड़े 100 परिवारों को सहारा देने वाले खुद दूसरे के सहारे के मोहताज हो गए। नौकरों के भरोसे पापा की सेहत गिरती ही जा रही थी। तुम नई थी, इसलिए पापा का बोझ तुम पर न डालकर तुम्हें बिजनेस में ट्रेन करना ज़्यादा सही समझा। पापा के साथ मेरे लगातार रहने के कारण उनकी सेहत भी काफ़ी अच्छी हो गई है। हालांकि बोल अब भी नहीं पाते हैं। मैं चाहता हूँ कि इस हिल स्टेशन से हम एक निशानी लेकर जाएं, जो हमारे अपने लिए और उसके दादाजी के लिए जीने का सहारा बने। अभय सपना के पीछे खड़ा था। वो दोनों हाथों का हार बनाकर गले में डालते हुए बोला। वो सब बातें बाद में करेंगे, अभी एक तो हफ्ते हैं, खूब मौके मिलेंगे। सपना बोली। अगली सुबह अभय ने कहा। देखो, आज 6 विजिटिंग पॉइंट्स पर चलना है। 9:30 बजे टैक्सी आ जाएगी। हम यहाँ से नाश्ता करके निकलते हैं। लंच किसी सूटेबल पॉइंट पर ले लेंगे। हाँ, मैं तैयार होती हूँ। सपना बोली। सर, आपकी टैक्सी आ गई है। नाश्ते के बाद होटल के रिसेप्शन से फ़ोन आया। ठीक है, हम नीचे पहुँचते हैं, अभय बोला। दिन भर घूमने के बाद ड्राइवर ने दोनों को होटल में छोड़ दिया। सपना अभय के कंधे का सहारा लेकर टैक्सी से निकलते हुए बोली। अभय, जब हम घूम कर लौट रहे थे तब उस सकरे रास्ते पर क्या एक्सीडेंट हो गया था? ट्रैफिक जाम था। तुमने देखने भी तो उतरे थे। एक टैक्सी वाले से एक बुजुर्ग को हल्की सी टक्कर लग गई। बुजुर्ग इलाज के लिए पैसे मांग रहा था, इसलिए पूरा रास्ता जाम था, अभय ने बताया। ऐसा ही एक एक्सीडेंट हमारी ज़िंदगी में भी हुआ था, जिससे हमारी ज़िंदगी ही बदल गई, अभय ने आगे जोड़ा। हाँ, मुझे याद है। उस दिन पिताजी मेरे रिश्ते की बात करने कहीं जा रहे थे। तभी सड़क पार करते समय तुम्हारे खास दोस्त सुमित की स्पीड से आती हुई कार ने उन्हें टक्कर मार दी, जिससे उनके पैर की हड्डी टूट गई और वह चलने से लाचार हो गए, सपना बोली। हाँ, और तुम्हारे पिताजी ने हर जाने के तौर पर तुम्हारी शादी सुमित से करने की मांग रखी। मेरा रिश्ता टूटने की सारी जवाबदारी सुमित की ही थी, इसलिए हर जाना तो उसी को देना था ना। सपना अपने पिता की मांग को जायज ठहराते हुए बोली। सुमित तो बेचारा पहले से ही शादीशुदा था, वो कैसे शादी कर सकता था? मेरी माँ की मौत के बाद सुमित की माँ ने मुझे बहुत संभाला, और पापा को पैरालिसिस होने के बाद तो वह मेरे लिए माँ से भी बढ़कर हो गई। कई मौक़ों पर उन्होंने मुझे सुमित से भी ज़्यादा प्राथमिकता दी। उस परिवार को मुसीबत से बचाने के लिए ही मैंने तुमसे विवाह किया।
मेरे बिजनेस की पोजीशन को देखते हुए कोई भी पैसे वाली लड़की मुझे मिल जाती, मैं किसी गरीब घर की लड़की से शादी करने के पक्ष में था, ताकि वह पापा की देखभाल कर सके। मतलब तुम्हें एक नौकरानी चाहिए थी जो पत्नी की तरह रह सके? सपना के स्वर में कुछ कड़वापन था। बड़े बुजुर्गों के मुंह से सुना था कि जोड़ियां स्वर्ग में बनती हैं, मगर हमारी जोड़ी रोड पर बनी। लेकिन मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। मैंने पिछले 10 महीनों में एक नई सपना गढ़ दी है जो मेरा बिजनेस हैंडल कर सकती है। बस एक ही ख्वाहिश और है जिसे तुम पूरा कर सकती हो। अभय हसरत भरी नज़रों से सपना की तरफ देखते हुए बोला। अभय पहाड़ों पर चढ़ने उतरने के कारण शरीर दर्द से टूट रहा है। कोई पेन किलर लेकर आराम से सोते हैं, वैसे भी सुबह 5 बजे उठना होगा सनराइज पॉइंट जाने के लिए। यहाँ सूर्योदय 5:30 बजे तक हो ही जाता है। सपना सपाट मगर चुभने वाले लहजे में बोली। अभय अपना सा मुंह लेकर पलंग में दुबक गया। अगली सुबह ड्राइवर आया तो सपना उससे बोली, ड्राइवर भैया, आज ऐसी जगह ले चलो जो एकदम से अलग सा एहसास देती हो। जी मैडम, यहाँ से 25 किलोमीटर दूर है। इस टूरिस्ट प्लेस की सबसे ऊंची जगह, वहाँ से आप सारा शहर देख सकती हैं। करीब 1000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। वहाँ पर आप टेंट लगाकर कैंपिंग भी कर सकते हैं। यहाँ टेंट में रात को रुकने का अपना ही रोमांच है। वहाँ आपको डिस्टर्ब करने के लिए कोई नहीं होगा। ड्राइवर ने उस जगह के बारे में बताया। और लोग भी तो होंगे वहाँ पर? अभय ने पूछा। सामान्यतः भीड़ वाले समय में 2 टेंटों के बीच लगभग 100 मीटर की दूरी रखी जाती है। आपकी इच्छानुसार आपका टेंट नो डिस्टर्ब वाले जोन में लगा देंगे, ड्राइवर ने बताया। चलो ना अभय, ऐसी जगह पर तुम्हारी इच्छा भी पूरी हो जाएगी, सपना जोर देते हुए बोली। चलो भैया, आज उसी टेंट में रुकते हैं, अभय खुश होते हुए बोला। लगभग 1 घंटे के बाद वह लोग उस जगह पर पहुंच गए। साहब, यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर आपको सकरे रास्ते से चढ़ाई करनी है, ड्राइवर गाड़ी पार्किंग में लगाते हुए बोला। अच्छा होता तुम भी हमारे साथ ऊपर चलते, एक टेंट तुम्हारे लिए भी लगवा देते, अभय गाड़ी से उतरते हुए बोला। नहीं साहब, मैं नहीं चल सकता। मैं आज अपने परिवार के साथ रहूँगा। यहाँ आपको एक टेंट 1 दिन के लिए दिया जाएगा। उसमें सभी सुविधाएं होती हैं। आप खाना बनाना चाहे तो सामान की पूरी व्यवस्था कर दी जाती है, और मंगवाना चाहे तो ये लोग बताए समय पर खाना डिलीवर भी कर देते हैं। यहाँ कैंप फायर का अपना ही मज़ा है। इससे जंगली जानवरों का खतरा भी कम रहता है, ड्राइवर ने बताया। लगभग 1 घंटे की चढ़ाई के बाद दोनों पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी पर थे। हाय, कितना सुंदर लग रहा है। यहाँ से घर, पेड़, लोग कितने छोटे छोटे दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे नीचे बौनों की बस्ती हो। मन नाचने को कर रहा है, सपना खुश होकर बोली। दूर तक कोई नहीं है यहाँ पर। अरे सपना, संभालो अपने आप को, ज़्यादा आगे मत बढ़ो, टेंट वाले ने बताया है ना, नीचे बहुत गहरी खाई है, अभय ने चेतावनी दी। यहाँ आओ अभय, एक सेल्फी इस पॉइंट पर हो जाए, सपना बोली। लो आ गया, ले लो सेल्फी, अभय सपना के पास आता हुआ बोला। वाह, क्या शानदार तस्वीरें आई हैं, सपना मोबाइल में फ़ोटो देखते हुए बोली। चलो तुम्हारी कुछ स्टाइलिश फ़ोटो लेते हैं, फिर तुम मेरी लेना। अरे कुछ देर टेंट में आराम कर लो, चढ़कर आई हो, थक गई होगी, अभय बोला। नहीं, पहले फ़ोटो, सपना ने जिद की। तुम यह गॉगल लगाओ, दोनों हथेलियों को सिर के पीछे रखो, हाँ, और एक कोहनी को आसमान और दूसरी कोहनी को ज़मीन की तरफ रखो। वाह, क्या शानदार पोज बनाया है, सपना ने अभय के कई कई एंगल से फ़ोटो लिए। अब उसी चट्टान पर जूते के तस्मे बांधते हुए एक फ़ोटो लेते हैं। अरे ऐसे नहीं, मुंह थोड़ा नीचे रखो, फ़ोटो में फीचर्स अच्छे आने चाहिए। ओफो, ऐसे नहीं बाबा, मैं आकर बताती हूँ, थोड़ा झुको और नीचे देखो, सपना ने निर्देश दिए। तस्मे बांधने के चक्कर में अभय कब अनबैलेंस हो गया पता ही नहीं चला। अभय का पैर
चट्टान से फिसला और वह पलक झपकते ही नीचे गहरी खाई में गिर गया। एक अनहोनी जो नहीं होनी थी हो गई। अभय, अभय, अभय! सपना जोर जोर से चीखने लगी। उसने ड्राइवर को फोन लगाया। भैया, अभय पैर फिसलने के कारण खाई में गिर गए हैं, कुछ हेल्प करो। सपना जोर से रोते हुए बोली। क्या? ड्राइवर आश्चर्य से बोला। ये तो पुलिस केस है, मैं पुलिस को लेकर आता हूँ। लगभग 2 घंटे बाद ड्राइवर पुलिस को लेकर वहाँ पहुँच गया। ओह, तो यहाँ से पैर फिसला है उनका? इंस्पेक्टर ने जगह देखते हुए सपना से पूछा। जी, सपना ने जवाब दिया। आप दोनों ही आए थे इस टूर पर या साथ में और भी कोई है? इंस्पेक्टर ने सवाल किया। जी, हम दोनों ही थे। वास्तव में ये हमारा डिलेड हनीमून शेड्यूल था, सपना ने बताया। देखिए मैडम, ये खाई बहुत गहरी है। इसमें गिरने के बाद आज तक किसी के भी जिंदा रहने की खबर नहीं मिली है। सुना है आपके घर में और कौन कौन है? इंस्पेक्टर ने पूछा। अभय के पापा हैं सिर्फ, जो कि पैरालिसिस से पीड़ित हैं और बोलने में असमर्थ, सपना ने बताया। इनका कोई भाई या बहन नहीं है? 6 साल पहले माँ का स्वर्गवास हो गया था। तब आपके पिताजी या भाई को यहाँ आना पड़ेगा, इंस्पेक्टर बोला। मेरे परिवार से कोई भी इस स्थिति में नहीं है कि इतनी दूर आ सके, सपना ने कहा। आपके पति का कोई दोस्त भी है या नहीं? इंस्पेक्टर ने झुंझलाकर पूछा। हाँ, अभय का एक खास दोस्त है सुमित, उन्हीं ने हमारी शादी करवाई थी, सपना ने जवाब देकर इंस्पेक्टर को सुमित का नंबर दे दिया। इंस्पेक्टर ने सुमित को फ़ोन कर थाने आने को कहा। सर, लगभग 70 मीटर तक सर्च कर लिया मगर कोई दिखाई नहीं दिया। अब अंधेरा हो चला है, सर्चिंग बंद करनी पड़ेगी, सर्च टीम के सदस्यों ने ऊपर आकर बताया। ठीक है मैडम, आप थाने चलिए और रिपोर्ट लिखवाइए। कल सुबह सर्च टीम एक बार फिर भेजेंगे, इंस्पेक्टर ने कहा। वैसे कल शाम तक मिस्टर सुमित भी आ जाएंगे। दूसरे दिन शाम के लगभग 4:30 बजे सुमित थाने पहुंच गया। इंस्पेक्टर ने पूरी जानकारी उसे देते हुए पूछा। वैसे आपके दोस्त के और उनकी पत्नी के आपसी रिश्ते कैसे हैं? अभय और सपना की शादी को 10 महीने हो चुके हैं और अभय ने मुझसे आज तक ऐसी कोई बात नहीं कही जिससे लगे कि दोनों के बीच कुछ ठीक नहीं है, सुमित ने इंस्पेक्टर को बताया। और आपकी भाभी जी मतलब सपना जी के बारे में क्या ख्याल है आपका? इंस्पेक्टर ने अगला सवाल किया। जी, वो एक गरीब घर से ज़रूर हैं मगर उनकी बुद्धि काफ़ी तेज है। उन्होंने बिजनेस की बारीकियों पर अच्छी पकड़ बना ली है। अभय भी अपने आप को चिंता मुक्त एवं हल्का महसूस करता था, सुमित ने बताया। देखिए, आपके बयानों के आधार पर हम इस केस को दुर्घटना मानकर समाप्त कर रहे हैं। यदि भविष्य में कभी लाश से संबंधित कोई सामान मिलता है तो शिनाख्त के लिए आपको बुलाया जा सकता है, इंस्पेक्टर ने कहा। जी बिल्कुल सुमित भैया, अभय की आत्मा की शांति के लिए सभी पूजा पाठ पूरे विधि विधान से करवाइए। मैं नहीं चाहती अभय की आत्मा को किसी तरह की तकलीफ पहुँचे। शहर पहुँचने पर भीगी आंखों के साथ सपना ने हाथ जोड़कर कहा। जी भाभी, आप निश्चिंत रहिए, सुमित बोला। एक दिन सुमित ने सपना से कहा। करीब 5 महीने पहले अभय ने एक बीमा पॉलिसी ली थी जिसमें अभय की प्राकृतिक मौत होने पर 6 करोड़ और दुर्घटना में मृत्यु होने पर 12 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं। यदि आप कहें तो इस संदर्भ में भी कार्रवाई करें। सुमित भाई साहब, आप जिस बीमे के बारे में बात कर रहे हैं उसके विषय में मैं पहले से जानती हूँ और अपने वकीलों से इस बारे में बातें भी कर रही हूँ, सपना ने रहस्य उद्घाटन किया। अभय का स्वर्गवास हुए 1.5 महीने बीत चुके थे। अब तक सपना की जिंदगी सामान्य हो गई थी। धीरे धीरे उसने घर के सभी पुराने नौकरों को निकालकर नए नौकर रख लिए थे। हटाने के पीछे तर्क यह था कि वे लोग उससे अभय की तरह नरम व पारिवारिक व्यवहार की अपेक्षा करते थे, जबकि सपना का व्यवहार सभी के प्रति नौकरों जैसा व कड़ा था। नए सभी नौकर सपना के पूर्व परिचित थे। इस बीच सपना लगातार सुमित के संपर्क में थी तथा बीमे की पॉलिसी को जल्द से जल्द इन कैश करवाने के लिए
जोर दे रही थी। सपना की जिंदगी में बदलाव अब साफ दिखाई देने लगा था। एक दिन सपना क्लब से रात 12 बजे लौटी। कार से उतरते हुए उसे घर की दूसरी मंजिल पर किसी के खड़े होने का एहसास हुआ। उसने ध्यान से देखने की कोशिश की, मगर धुंधले चेहरे के कारण कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आश्चर्य की बात यह थी कि जिस गैलरी में वह शख्स खड़ा था वह उसके बेडरूम की गैलरी थी, और वह ऊपर खड़ा होकर बाहें फैलाए सपना को अपनी तरफ आने का इशारा कर रहा था। सपना अपने बेडरूम की तरफ भागी, मगर वह बाहर से उसी प्रकार बंद था जैसे वह करके गई थी। दरवाज़ा बाहर से बंद होने के बावजूद कोई अंदर कैसे जा सकता है, ये सोचकर वह गैलरी की तरफ गई। गैलरी की तरफ जाने के बाद दरवाज़ा भी अंदर से लॉक था। सपना ने सोचा शायद कोई चोर होगा, अतः वह सुरक्षा के नज़रिए से अपने साथ बेडरूम में रखी अभय की रिवॉल्वर लेकर गैलरी में गई, मगर वहां कोई नहीं था। सपना को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने चौकीदार को आवाज़ दी। चौकीदार के आने पर उसने पूछा, ऊपर कौन आया था? नहीं मैडम, ऊपर तो क्या, आपके जाने के बाद बंगले में कोई नहीं आया, चौकीदार ने जवाब दिया। सुबह जैसे ही सपना की नींद खुली उसे रात की घटना याद आ गई। शाम को सपना पूरी तरह सतर्क थी। वो कल जैसी गलती दोहराना नहीं चाहती थी। बंगले से निकलते समय उसने खुद अपने बेडरूम को लॉक किया और चौकीदार को लगातार राउंड लेने की हिदायत दी। रात को वह क्लब से घर लौटी, तभी उसके मोबाइल की घंटी बज उठी। हेलो, मेरे दिल ने जो मांगा मिल गया, मैंने जो भी चाहा मिल गया। दूसरी तरफ से किसी पुरुष के गुनगुनाने की आवाज आ रही थी। कौन है? सपना ने तिल मिलाकर पूछा। जवाब में वह इंसान वही गीत गुनगुनाता रहा। सपना ने झुंझलाकर फोन काट दिया और आए हुए नंबर की जांच करने लगी, मगर स्क्रीन पर नंबर डिस्प्ले नहीं हो रहा था। उसे याद आया, यह तो वही पंक्तियां थीं जो वह उस हिल स्टेशन पर होटल में अभय के सामने गुनगुना रही थी। कौन हो सकता है यह व्यक्ति? मतलब होटल के कमरे में कहीं छिपा कैमरा लगा था जो उस होटल में रुकने वाले जोड़ी की अतरंग तस्वीरें कैद कर उन्हें ब्लैकमेल करने के काम में लिया जाता होगा। लेकिन जब उन्हें उसकी और अभय की ऐसी कोई तस्वीर नहीं मिली तो इन पंक्तियों के माध्यम से उसका भावनात्मक शोषण कर ब्लैकमेल कर रुपए ऐंठना चाहते होंगे। सपना बेडरूम में जाने के लिए सीढ़ियां चढ़ ही रही थी कि एक बार फिर से मोबाइल की घंटी बज उठी। इस बार उसने रिकॉर्ड करने की नज़र से फ़ोन उठा लिया। फिर वही आवाज़ और फिर वही पंक्तियाँ। उसने फ़ोन काट दिया, मगर फ़ोन काटते ही फिर घंटी बजने लगी। बेडरूम का लॉक खुलने तक 3 से 4 बार ऐसा हुआ। झुंझलाकर सपना ने मोबाइल ही स्विच ऑफ कर दिया। उसे डर था कि यह फ़ोन उसे रात भर परेशान करेगा और वह चैन से नहीं सो पाएगी। सपना कपड़े चेंज करके आई और लाइट्स ऑफ करके लेटी ही थी कि उसके बेडरूम में लगे लैंडलाइन फ़ोन पर आई घंटी से वह चौंक गई। ये तो प्राइवेट नंबर है और बहुत ही चुनिंदा और नज़दीकी लोगों के पास ही थी। क्या किसी परिचित के यहाँ कुछ अनहोनी हो गई? यही सोचते हुए उसने फ़ोन उठा लिया। फ़ोन उठाने पर फिर वही पंक्तियाँ कानों में पड़ने लगी। सपना बुरी तरह से घबरा गई। एसी के चलते रहने के बावजूद उसके माथे पर पसीना उभर आया। कोई उसे डिस्टर्ब न करे इसलिए उसने लैंडलाइन फ़ोन का भी प्लग निकालकर डिस्कनेक्ट कर दिया। फ़ोन डिस्कनेक्ट करके वह मुड़ी ही थी कि उसकी नज़र बेडरूम की खिड़की पर लगे शीशे की तरफ गई। शीशे पर किसी पुरुष की परछाई दिख रही थी जो कल ही की तरह बाएं फैलाए उसे अपनी तरफ बुला रहा था। वो जोरों से चीखी और बेडरूम से निकलकर नीचे की तरफ भागी। चेहरे पर पानी की छींटें पड़ने से सपना की आंखें खुली। क्या हुआ? उसने हल्के से बुदबुदाते हुए पूछा। घर के सारे नौकर और चौकीदार सपना को घेर कर खड़े थे और उसका सिर एक महिला की गोद में था। शायद आपने कोई डरावना सपना देखा और चीखते हुए नीचे आ गई और यहाँ गिरकर बेहोश हो गई, चौकीदार ने बताया। सपना, हाँ शायद, कुछ सोचते हुए वह सपना से बोली। ऐसा करो,
वो नीचे वाला गेस्ट रूम खोल दो, मैं वहीं आराम करूंगी। सुबह उठकर सपना पुलिस में शिकायत करने के बारे में सोच ही रही थी कि एक नौकर ने आकर सूचना दी, मैडम, सुमित सर आपसे मिलना चाहते हैं। सुमित? अचानक इस समय? सपना मन ही मन बुदबुदाते हुए बोली, भाभी जी, जैसा कि आपने मुझे कहा था कि मैंने इंश्योरेंस कंपनी के ऑफिसर से बात की है। चूंकि यह केस कुछ पेचीदा है, फिर भी वह कुछ ले देकर केस निपटा सकते हैं। सुमित ने कहा, कितना क्या और कैसे देना पड़ेगा? हमारी तरफ से कौन कौन से पेपर्स लगेंगे? सपना ने शांत भाव से पूछा। हमें उस हिल स्टेशन वाले थाने से पिछले 3 केस की ऐसी रिपोर्ट निकलवानी होगी जिसमें लिखा होगा कि उस खाई में गिरने के बाद उन लोगों की लाशें नहीं मिली। इस काम के लिए अधिकारियों को मिलने वाली राशि का 25% मतलब 2.5 करोड़ रुपया देना होगा। ये रुपए उन्हें नगद देने होंगे, कुछ पैसा अभी पेशगी देना होगा, बाकी क्लेम सेटल होने के बाद। चूंकि बात मेरे माध्यम से चल रही है, अतः पेमेंट भी मेरे द्वारा ही होगा, सुमित ने बताया। 2.5 करोड़? सपना की आंखें चौड़ी हो गई। ये कुछ ज़्यादा नहीं हो जाएगा? वह बोली, देखिए भाभी जी, अगर हम वास्तविक क्लेम पर जाएंगे तो सालों का इंतज़ार करना होगा, शायद कम से कम 7 साल। फिर उसके बाद कोर्ट का अप्रूवल। सुमित ने अपना मत रखा। आप क्या चाहते हैं, इस डील को स्वीकार कर लिया जाए? सपना ने पूछा। जी, मेरे विचार से बुद्धिमानी इसी में है, सुमित बोला। अभी हमें सिर्फ 25 लाख रुपए देने हैं। ये 25 लाख देने के बाद इंश्योरेंस ऑफिस एक लेटर जारी करेगा जिसके आधार पर हम उस हिल स्टेशन वाले थाने से पिछले 3 केस की हिस्ट्री लेंगे। इस हिस्ट्री के आधार पर कंपनी हमारे क्लेम को सेटल करेगी और 12 करोड़ का चेक जारी करेगी। सुमित ने पूरी योजना विस्तार से समझाई। ठीक है, 1-2 दिन में सोचकर बताती हूँ। 25 लाख का इंतजाम करना भी आसान नहीं होगा, सपना बोली। अच्छा भाभी जी, मैं चलता हूँ। सुमित उठते हुए नमस्कार की मुद्रा बनाकर बोला। सपना की तीक्ष्ण बुद्धि ये समझ गई कि सुमित दोस्ती के नाम पर धोखा दे रहा है, और हो ना हो ये वही शख्स है जो उसे रातों में डरा रहा है। ये मुझे डराकर सारा पैसा हड़पना चाहता है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी और इसे रंगों हाथों पुलिस को पकड़वाऊंगी। रोजाना की तरह आज भी लगभग 8 बजे शाम को वह क्लब जाने के लिए निकली। आज सपना बेफिक्र थी, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि पिछले दिनों हो रही घटनाओं के पीछे किसका हाथ है। अब उसका डर निकल चुका था। उसने सुमित को सबक सिखाने की योजना पर भी काम चालू कर दिया था। बंगले की गली से निकलकर जैसे ही वह मुख्य सड़क पर आने को हुई तो कार की हेडलाइट सामने खड़े बाइक सवार पर पड़ी। उस बाइक सवार की शक्ल हूबहू अभय के जैसी थी। अभय? अभय कैसे हो सकता है? ओहो, तो सुमित ने उसे डराने के लिए यहाँ तक रच डाला कि अभय का हमशक्ल रास्ते में खड़ा कर दिया। अपने आप से बातें करते हुए सपना बोली, हद है कमीनेपन की। जी मैडम, कुछ बोला आपने? ड्राइवर ने पूछा। नहीं, कुछ नहीं, चलते रहो, सपना बोली। मैडम, मैं कल की छुट्टी लूँगा, ड्राइवर बोला। क्यों? सपना ने बोला। मेरी पत्नी को झाड़ फूँक करवाने ले जाना है, ड्राइवर बोला। उस पर ऊपर की हवा का असर है। अरे भूत प्रेत चुड़ैल वगैरह कुछ नहीं होता, फालतू पैसा मत बर्बाद करो, सपना ने सीख दी। नहीं मैडम, अगर मरने वालों की कोई इच्छा अधूरी रह जाए तो वह इच्छा पूर्ति के लिए भटकती रहती है, उसे भी मुक्त करा दिया जाना चाहिए, ड्राइवर बोला। अधूरी इच्छा? बोलने के साथ ही सपना को याद आया कि अभय की मौत भी तो एक अधूरी इच्छा के साथ हुई है। तो अभी जो दिखाई पड़ा वह अभय ही था। अभय ही साय के माध्यम से उसे अपने पास बुला रहा था, उसके प्राइवेट नंबर पर कॉल कर रहा था। पिछले 12 घंटों से जीने की हिम्मत बटोरने वाली सपना पर एक बार फिर डर का साया छाने लगा था। क्लब की किसी भी एक्टिविटी में उसका दिल नहीं लगा। आज वह इस डर से क्लब से जल्दी निकल गई कि दिखाई देने वाला व्यक्ति कहीं सचमुच अभय तो नहीं। अभी कार क्लब के गेट के बाहर निकली ही थी कि सपना की नज़र एक बार फिर बाइक पर बैठे अभय पर पड़ी, जो उसे बाय बाय करते हुए जा रहा था। लेकिन इस बार उसने रंगीन नहीं, एकदम सफ़ेद कपड़े पहने थे। ड्राइवर, उस बाइक का पीछा करो, पसीने में नहाई सपना बोली। उसकी आवाज़ अटक रही थी घबराहट के मारे। बाइक?
कौन सी बाइक मैडम? ड्राइवर ने पूछा। अरे वही बाइक जो सफ़ेद कपड़े पहने आदमी चला रहा है। सपना कुछ साहस बटोरकर बोली। मैडम, मुझे ना तो कोई बाइक दिखाई पड़ रही है, ना कोई इस तरह का आदमी। और जिस तरह आप जाने का बोल रही हैं, वह रास्ता तो शमशान की तरफ जाता है। आप तो जानती ही हैं, मैं अपने घर में इस तरह की परेशानी से जूझ रहा हूँ। इसलिए इस वक्त इतनी रात को मैं उधर जाने की हिम्मत नहीं कर सकता, ड्राइवर ने जवाब दिया। अब सपना का डर और अधिक बढ़ गया। वह समझ चुकी थी, उसे जो दिखाई दे रहा है वह अभय का साया ही है। अब उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह पंक्तियों की आवाज़ भी अभय की ही थी। क्या चाहता है अभय का साया उससे? सपना अभी ये सोच रही थी कि कार बंगले के उस मोड़ पर आ गई जहां उसने जाते समय अभय को बाइक पर देखा था। उसने गौर से देखा, उस मोड़ पर अभी भी एक बाइक पर कोई खड़ा है। अब की बार कार की हेडलाइट सीधे खड़े हुए आदमी के चेहरे पर पड़ी। उसे देखकर सपना का चेहरा पीला पड़ गया। उसे लगा जैसे उसका खून पानी हो गया है, शरीर ठंडा पड़ गया है। वह अभय ही था, वही सफ़ेद कपड़े पहने हुए था। देखो भैया, उस मोड़ पर बाइक पर एक आदमी खड़ा है, सफ़ेद कपड़े पहनकर, डर से कांपती हुई सपना बोली। नहीं मैडम, जिसे आप सफ़ेद कपड़ों में आदमी बता रही हैं, वो वास्तव में एक बाइक वाली कंपनी के विज्ञापन का साइन बोर्ड है जो आज ही लगा है, ड्राइवर ने कहा और गाड़ी बंगले की तरफ मोड़ दी। ड्राइवर की बात सुनकर फुल स्पीड में चल रहे एयर कंडीशन के बावजूद सपना को इतना पसीना आया कि उसके पैरों में कसकर बंधी सैंडल में से उसके पंजे फिसलने लगे, कदम लड़खड़ाने लगे। वह लड़खड़ाते कदमों से ड्राइवर के सहारे बंगले में दाखिल हुई और ड्राइंग रूम के सोफे पर बैठ गई। वो सोच ही रही थी कि अपने बेडरूम में जाए या नहीं, तभी सपना अचानक बजी डोरबेल की आवाज़ से डर गई। किसी अनहोनी की आशंका से पसीने पसीने होने लगी। सपना उठकर बाहर जाना नहीं चाहती थी। वह ड्राइंग रूम की खिड़की से देखने लगी। चौकीदार ने मेन गेट पर बने स्लाइडिंग विंडो से देखने की कोशिश की, मगर उसे कोई दिखाई नहीं दिया। अतः वह छोटा गेट खोलकर बाहर देखने लगा। ज्यों ही उसने गेट खोला, सपना को सामने के लैंप पोस्ट के नीचे खड़ा अभय दिखाई दिया। इस बार उसने काले रंग के कपड़े पहने हुए थे और वह दोनों बाहें फैलाए हुए था। चौकीदार उसे देखे बिना ही सड़क पर अपनी लाठी फटकारने लगा और जोरों से विस्लिंग करने लगा। इसका मतलब था कि चौकीदार को अभय दिखाई नहीं पड़ा, इसीलिए वह उससे बात न करके जमीन पर लाठी फटकार कर अपनी ड्यूटी की खानापूर्ति कर रहा था। सपना सोचने लगी, उस दिन अगर उसकी इच्छा पूर्ति कर देती तो शायद अभय इस रूप में नहीं आता और उसे इस तरह डर कर नहीं रहना पड़ता। कल ड्राइवर के साथ वह भी उस झाड़ फूँक करने वाले ओझा के पास जाएगी। पुलिस से शिकायत करने से कुछ नहीं होगा। सपना अभी पूरी तरह से निर्णय ले भी नहीं पाई थी कि मोबाइल पर आई कॉल की रिंग से डरकर वह दोहरी हो गई। उसके हाथ पैर कांपने लगे। वो जानती थी कि इस समय फ़ोन करने वाला कौन होगा। उसने हिम्मत करके मोबाइल की स्क्रीन पर देखा। इस बार किसी का नंबर डिस्प्ले हो रहा था। नंबर अनजाना जरूर था, मगर यह नंबर उसके लिए एक प्रमाण बन सकता है। यही सोचकर उसने फ़ोन उठा लिया। उसे विश्वास था कि उसे फिर वही पंक्तियाँ सुनने को मिलेगी, लेकिन उसका अनुमान गलत निकला। हेलो, सपना, उधर से आवाज़ आई। क कौन हो तुम? सपना बहुत हिम्मत करके अपनी घबराहट पर नियंत्रण रखते हुए बोली। तुम्हें? सपना, कौन बुला सकता है? कमाल हो गया, तुम अपने पति की आवाज़ तक नहीं पहचान पा रही हो। अरे भाई, मैं तुम्हारा पति अभय बोल रहा हूँ। उधर से आवाज़ आई। तुम तुम तो मर गए थे ना? सपना ने हकलाते हुए पूछा। हाँ, मगर मेरी वह अधूरी मौत थी। इट वॉज जस्ट एन इनकम्प्लीट डेथ, क्योंकि मैं अपनी एक अधूरी इच्छा के साथ मर गया था। इस कारण मुझे तुमसे मिलने वापस आना पड़ा, अभय बोला। तुम अपनी इच्छा पूर्ति के लिए सीधे घर पर भी आ सकते थे। मुझे इस तरह परेशान करने की क्या ज़रूरत है? सपना सहमे हुए स्वर में बोली। देखो सपना, मैं अब आत्मा बन चुका हूँ और आत्मा कभी भी उस जगह पर नहीं जाती जहाँ पर भगवान रहते हैं।
पापा ने बंगला बनवाते समय हर कमरे में भगवान की एक एक मूर्ति लगाई थी। यही मूर्तियाँ मुझे तुमसे मिलने से रोकती हैं, लेकिन मैं तुमसे आखिरी बार मिलकर जाना चाहता हूँ। बस मेरी आखिरी इच्छा पूरी कर दो। उधर से अभय अनुरोध करता हुआ बोला। मगर एक आत्मा और शरीर का मिलन कैसे होगा? सपना ने पूछा। मैं एक शरीर धारण करूँगा जो सिर्फ तुमको दिखाई देगा और किसी को नहीं, जैसे आज ड्राइवर व चौकीदार को दिखाई नहीं दिया। अभय ने जवाब दिया। ठीक है, बताओ कहाँ मिलना है? सपना ने पूछा। मैं भी इस डर डर के जीने वाली जिंदगी से परेशान हो गई हूँ, सपना ने कहा। शहर के बाहर सुनसान पहाड़ी पर जो टीला है उसी पर मिलते हैं आखिरी बार, अभय बोला। दोपहर 12 बजे। ठीक है, मैं आती हूँ, सपना बोली। सपना अब निश्चिंत हो गई। वह सोचने लगी इस स्थिति से कैसा निपटा जाए। अगर वह सचमुच एक आत्मा हुई तो? अरे, उसने खुद ने ही तो बता दिया है कि जहाँ भगवान होते हैं वहाँ पर वह ठहर ही नहीं सकता। मतलब भगवान को साथ ले जाना होगा। और अगर वह खुद कोई फ्रॉड हुआ तो अपनी आत्मरक्षा के लिए रिवॉल्वर साथ ले जाऊंगी, सपना ने निर्णय लिया। सुबह उठकर उसने अपने दोनों हाथों की कलाइयों, बाजुओं, गले, यहाँ तक कि कमर में भी भगवान की फोटो वाली लॉकेट पहन लिए, ताकि वह आत्मा उसे छूने से पहले ही समाप्त हो जाए। साथ ही रिवॉल्वर भी अपने पर्स में रख ली। ड्राइवर आज छुट्टी पर था। उसने खुद गाड़ी चलाने का निर्णय लिया। वह निर्धारित समय से 15 मिनट पहले ही सुनसान पहाड़ी पर पहुंच गई, लेकिन अभय उससे भी पहले से वहां पहुंचा हुआ था। ऐसा लगता है तुम सुबह से ही यहाँ आ गए हो, सपना अभय की तरफ देखते हुए बोली। सपना, मैं तो रात से ही तुम्हारे इंतजार में बैठा हूँ, अभय बोला। कौन सी इच्छा पूरी करना चाहते हो अभय? सपना अपने आप को संभालती हुई बोली। बस एक ही इच्छा है जो मैं मरकर भी नहीं जान पाया। अभय थोड़ा रुकता हुआ बड़ी संजीदगी से बोला कि तुमने मुझे उस ऊंची पहाड़ी से धक्का क्यों दिया? इसका जवाब दो। इसके बाद मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी जिंदगी से दूर चला जाऊंगा। हाँ, तुम्हें यह जवाब जानने का पूरा हक है और यह सुनसान जगह उसके लिए सही भी है। अभय, तुम तो मेरी पारिवारिक स्थिति अच्छी तरह से जानते ही हो। मैं बचपन से बहनों के उतारे हुए पुराने कपड़े और बची खुची रोटियों के दम पर ही जीवित रही हूँ। लेकिन किस्मत ने मुझे उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया जहाँ मेरे चारों ओर खाने पीने और पहनने ओढ़ने की बेशुमार चीज़ें बिखरी पड़ी थी। यह सब वे खुशियाँ थी जिसका इंतज़ार मैं पिछले 24 साल से कर रही थी। एक तुम थे कि मुझे माँ बनाने पर तुले थे और मैं जानती थी एक बार माँ बनाने के बाद मेरी सारी इच्छाएं बच्चे के नाम पर कुर्बान हो जाती। और यह भी संभव था कि एक बच्चे के 3-4 साल होने के बाद मुझसे दूसरे बच्चे की मांग की जाती। अब तुम ही बताओ मेरी अपनी सारी इच्छाओं का क्या होता? क्या बच्चे और परिवार के नाम पर मेरी ख्वाहिशें अधूरी नहीं रह जाती? मैं अपनी इच्छाओं को किसी के साथ भी बांटना नहीं चाहती थी, ना तुम्हारे साथ ना बच्चों के साथ। मैं भरपूर जिंदगी जीना चाहती हूँ, सिर्फ अपने और अपने लिए। उस पहाड़ी को देखते ही मैंने मन ही मन योजना बना ली थी। इसी कारण स्टाइलिश फोटो के नाम पर ऐसा पोज बनवाया जिसे मुझे धक्का देने में आसानी हो। सपना ने अपनी योजना का खुलासा किया। मैं अब तक इस बात को भी अच्छी तरह से समझ चुकी हूँ कि तुम कोई आत्मा नहीं हो, लेकिन मैं तुम्हें इसी पल आत्मा में तब्दील कर दूंगी, कहते हुए सपना ने अपना पर्स से रिवॉल्वर निकालते हुए कहा। हाँ, तुम्हारी लाश पुलिस को मिल जाएगी तो मुझे बीमे का क्लेम भी आसानी से मिल जाएगा, सपना ने आगे जोड़ा। देखो सपना, दोबारा ऐसी गलती मत करो। तुम्हारे पीछे पुलिस यहाँ पर पहुँच ही चुकी है, अभय सपना को चिताते हुए बोला। बेवकूफ़, मुझे छोटा बच्चा समझ रखा है क्या? तुम कहोगे पीछे देखो और मैं पीछे देखूंगी तो मेरी पिस्तौल छीन लोगे, सपना कातिल हंसी हंसते हुए बोली। सपना गोली चलाती इससे पहले ही उसके पैर के निचले हिस्से पर किसी भारी चीज से प्रहार हुआ। आ आ, मर गई, कहते हुए सपना जमीन पर गिर गई और हाथों से रिवॉल्वर छूट गई। उसने पीछे पलटकर देखा तो सचमुच में पुलिस खड़ी थी और साथ में सुमित भी था। आपका कन्फेशन लेने के लिए ही यह ड्रामा रचा गया था मैडम।
इस सारे घटनाक्रम की वीडियोग्राफी कर ली गई है। अभय ने कपड़ों में 3-4 स्पाई कैमरे लगा रखे थे। इंस्पेक्टर ने कहा, आपको कुछ जानना है? हाँ इंस्पेक्टर, मैं ये जानना चाहती हूँ कि अभय का भूत कैसे पैदा किया गया, वह मेरी गैलरी में कैसे चढ़ा और उतरा, वह मेरे अलावा किसी और को दिखाई क्यों नहीं दिया। सपना ने अपनी जिज्ञासा रखी। यह वास्तव में ठीक उसी तरह का शो था जैसा कि कई शहरों में होता है, लाइट एंड साउंड शो के जैसा, लेज़र लाइट से चलने वाला। इसकी वीडियो अभय व सुमित ने ही बनाई थी और इसका संचालन आपके बंगले के सामने बन रही एक निर्माणाधीन बिल्डिंग से किया जाता था, इंस्पेक्टर ने बताया। और आपके ड्राइवर और चौकीदार तो बेचारे इस योजना में शामिल होकर आपके साथ नमक हरामी नहीं करना चाहते थे, लेकिन जब उन्हें थाने बुलाया और पूरा मामला समझाया गया तो वह साथ देने को तैयार हो गए। ड्राइवर की आज की छुट्टी भी इसी पटकथा का एक हिस्सा है। पहाड़ी पर इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी अभय बच कैसे गया? सपना ने हैरानी से पूछा। ये सारी कहानी तो मिस्टर अभय ही बेहतर बता सकेंगे, इंस्पेक्टर ने कहा। सपना, मैं 50 मीटर लुढ़कने के बाद खाई में उगे एक पेड़ पर अटक गया। इतना लुढ़कने और कई छोटे बड़े पत्थरों से टकराने के कारण मैं बेहोश हो गया। तुमने लगभग 100 मीटर दूर पुलिस को घटनास्थल बताया। तुम चाहती थी कि मेरी लाश किसी भी स्थिति में ना मिले। पहले दिन पुलिस तुम्हारे बताए स्थान पर ढूंढती रही, मगर अंधेरा होने के कारण चली गई। लेकिन दूसरे दिन पुलिस ने उस पूरे इलाके में सर्चिंग की तो मैं एक पेड़ पर अटका हुआ बेहोश हालत में दिखाई दिया। चूँकि यह स्थान तुम्हारे बताए गए स्थान से काफ़ी दूर और अलग था, अतः पुलिस को तुम पर शक पहले दिन से ही हो गया था और वह मेरे बयान लेना चाहती थी। पुलिस ने तुम्हें बताए बिना मुझे अस्पताल में भर्ती करवा दिया। कुछ समय बेहोश रहने के बाद मैं कोमा में चला गया। लगभग 1 महीने के बाद मुझे होश आया और मैंने अपना बयान पुलिस को दिया। तुमसे गुनाह कबूल करवाना मुश्किल था, इसलिए पुलिस से मिलकर यह नाटक करना पड़ा, अभय ने बताया। चलो अब समझ में आ गया, भूत जैसी कोई चीज़ नहीं होती, सपना बोली। मैंने तुमसे वादा किया था कि आज के बाद हम कभी नहीं मिलेंगे, तो ये हमारी आखिरी मुलाकात होगी। मेरी अनुपस्थिति में पापा का ख्याल रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अभय हाथ जोड़ते हुए बोला। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों, ऐसी ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।